चलिए, जय हिंद साथियों। भारतीय इतिहास विषय को हम पढ़ रहे हैं, है ना। आप सभी का स्वागत है आयुष दुबे जीएस चैनल पर। मेरा नाम है आयुष दुबे और जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं इसलिए ये वीडियो देख रहे हैं, फिर भी बताना पड़ता है। हमने इतिहास के इंडेक्स को, है ना, भारतीय इतिहास के इंडेक्स को बनाना शुरू कर दिया है और हमने दो इंडेक्स बना चुके हैं ना। हम प्राचीन भारत को कैसे पढ़ना है हम इसको डिस्कस कर चुके हैं और मध्यकालीन भारत को कैसे पढ़ना है हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये एक पीडीएफ है जो ये तीसरा वीडियो जैसे रिकॉर्ड होगा फिर मैं आपको ये पीडीएफ भी भेज दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं, हमने प्राचीन भारत का इंडेक्स पूरा पढ़ा, फिर हमने मध्यकालीन भारत का इंडेक्स पूरा पढ़ा। जब हम मध्यकालीन भारत का इंडेक्स पढ़ रहे थे तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे एक बात मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में कि जब मुगल वंश चल रहा है उसी वक्त में मराठे भी हैं, विजयनगर भी है, बहमनी भी है और सिख भी आ गए हैं और साथ में विदेशी यात्री भी आ गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आधुनिक भारत है और आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो शुरू होता है, तो उसके शुरू होने में जिन बातों को हमें ध्यान रखना है वो क्या है। तो देखिए, जो मुगल है, जो मुगल वंश है वो धीरे धीरे पतित हो रहा है, पतन हो रहा है उसका। मुगल वंश, जैसे पिछली बार हम डिस्कस कर रहे थे, कोई भी वंश जो है ज़ीरो से शुरू होकर अपने शिखर पर जाएगा और फिर वो नष्ट होने लगेगा, ज़ीरो की तरफ वापस आएगा। तो बस वैसे ही मुगल वंश भी अपने पतन से अब नष्ट हो रहा है। जैसे 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 मुगल कमज़ोर हो रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा। देखिए, जब अगर दो पड़ोसियों के बीच लड़ाई है और एक पड़ोसी कमज़ोर हो रहा है तो दूसरा पड़ोसी क्या होगा, दूसरा पड़ोसी शक्तिशाली होगा। मुगल कमज़ोर हो रहे हैं तो मराठे शक्तिशाली हो रहे हैं। मराठा, अभी देखिए पिक्चर में कितने सारे लोग हैं, एक तरफ मुगल भी हैं, एक तरफ मराठा भी हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो सिख भी आ चुके हैं। गुरु नानक साहब भी लगभग 1500-1600 अकबर के समय पर आ चुके हैं। तो मुगल के टाइम पे सिख भी हैं। ठीक है, और सिखों के साथ में आपको मुगल के टाइम पे जो सबसे खतरनाक लोग हैं वो हैं विदेशी कंपनियों का आगमन। अभी ये विदेशी कंपनियां कौन सी हैं, जो यूरोपीय कंपनियां हैं जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई हैं। यानी कि विदेशी कंपनियां भी जो हैं भारत में आ चुकी हैं। चलिए, तो मुगल हैं, मराठा हैं, सिख हैं, है ना, विदेशी कंपनियां आ चुकी हैं। और एक जगह है जो बहुत फेमस है, हो रही है, जो बंगाल, इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो बंगाल जो है, आपको बंगाल में देखना है बंगाल की राजनीति में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या चल रहा है, वो भी इस समय पे थोड़ा सा मुद्दे में रहेगा। और मैसूर, हैदराबाद, है ना, मैसूर हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सारी, अवध हो गया, मतलब और छोटी छोटी जगह हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से पिक्चराइजेशन है हमारे देश का। कहने का क्या मतलब है, मेरा कहने का ये मतलब है, अगर हम मैपिंग के थ्रू समझें, अगर हम मैप के थ्रू समझें, चलिए, अगर हम मैप के थ्रू देखें तो इस एरिया में मुगल है। ये लाल वाले कौन है, लाल वाले मुगल हैं, लाल यानी कि मुगल। ठीक है, अगर आप इस तरफ आए, ये पीला, ये भगवा, ये कौन है, तो ये है मराठे। ये कौन है, ये है मराठा। चलिए, तो देखिए दो दो लोग आपस में युद्ध लड़ रहे हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ ये वाला एरिया, ये पूरा, ये बंगाल है। ये क्या है, ये बंगाल है। ठीक है, अगर आप यहाँ आएंगे नीचे, हरा कलर दे देते हैं, चलिए विजयनगर को ये वाला कलर दे देते हैं। ये यहाँ विजयनगर है। ठीक है, विजयनगर का पड़ोसी बहमनी है यहाँ पे। हालांकि रंगों के हिसाब से नहीं बांटना चाहिए, पर ये तीनों इस्लाम के राष्ट्र हैं,
है ना। तो यहाँ पर आपको बहमनी मिलेगा, धीरे से बहमनी खत्म हो जाएगा, बहमनी खत्म हो जाएगा, मैसूर मिलेगा, है ना, मैसूर में टीपू सुल्तान, हैदर अली, है ना, फिर निजाम मिलेंगे हैदराबाद में, इस तरफ ये सब लोग हैं, है ना। तो इस तरफ कौन है, यहाँ मुग़ल है, बीच में कौन है, बीच में मराठे हैं, यहाँ बंगाल है, बंगाल की तो अलग ही कहानी है, बंगाल की व्यवस्थाएं अलग है, यहाँ पूरी बंगाल से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। चलो, इस तरीके से हमारे आधुनिक भारत में बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो लड़ रही हैं, और यहाँ एक विदेश से एक बड़ी शक्ति आ रही है, जिसे आप कहते हैं यूरोपीय कंपनियाँ, यूरोपियन कंपनीज। अभी यूरोपियन कंपनीज जो है ना, ये भारत में अपने पाँव जमाए नहीं है, इन्होंने बस आना शुरू किया है। आना शुरू किया है का मतलब ये शुरू में यहाँ आते थे, ये देखिए ये बंदरगाह वाला जो एरिया है ना, ये पानी के किनारे वाला, यहाँ धीरे 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 ये आने लगे, फिर उनको इनको इनको बंगाल के पास पास पड़ा, देखिए ये पूरा एरिया धीरे 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 इन लोगों ने कब्जा किया। ये तो विदेशी कंपनियां भारत के इस एरिया में आ रही हैं, और इस एरिया पे धीरे 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 कब्जा शुरू कर रही हैं, ठीक है। श्रीलंका पे कब्जा कर ही लिया था उन्होंने, ठीक है। उत्तर भारत में अंग्रेज मुग़ल का कब्जा है, ठीक है। अलग अलग, कश्मीर पे एक अलग क्षेत्रीय राजा है, नेपाल में क्षेत्रीय राजा है, तो भारत में इस तरह की परिस्थितियाँ उस वक्त हैं, ठीक है। अब आधुनिक भारत जो शुरू हो रहा है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आधुनिक भारत शुरू हो रहा है जब ये मुग़ल जो हैं, ये वाले जो मुग़ल हैं ये समाप्त होंगे, मुग़ल समाप्त होंगे और मराठा फैलेगा, धीरे 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 जो मराठा हैं ये फैलना शुरू होंगे, है ना, ये पूरा जीतते जाएंगे, इधर भी जीत जाएंगे। एक ऐसा समय आएगा जब मराठा काफ़ी बड़े साम्राज्य पर फैल जाएंगे, ठीक है। और मराठा धीरे धीरे फैलेंगे, मुग़ल धीरे धीरे सीमित होते जाएंगे, और एक समय पे तो ये भी आता है कि मराठा पेशवा जो है बिल्कुल दिल्ली विल्ली पे अधिकार कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ तक चीज़ें पहुँच जाती हैं। और धीरे धीरे अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज भी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपना रायता फैला रहे हैं, ये धीरे धीरे अपनी कोठियाँ बना रहे हैं, किले बना रहे हैं। अंग्रेज़ों ने मुख्यतः 3 जगह कब्जा कर लिया है ना, एक कोलकाता, ये इधर ढाका कोलकाता, इधर उन्होंने मद्रास को पकड़ लिया, इधर उन्होंने बम्बई को पकड़ लिया। तो धीरे 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 यूरोपीय कंपनियाँ भी जो हैं, जो समुद्री मार्ग से आई थी, वो भी अपना रायता फैला रही हैं, वो भी धीरे धीरे शासन को बढ़ा रही हैं। कहने का मतलब ये है कि मुगल साम्राज्य के पतन से लेकर, मुगल साम्राज्य के पतन से लेकर मराठों के उदय तक, सिखों के बढ़ने से लेकर मैसूर, हैदराबाद, बंगाल में निजाम, और धीरे धीरे विदेशी कंपनियों का बंगाल में आना, यहाँ से हमारे आधुनिक भारत की शुरुआत होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे कि आधुनिक भारत जो है ना वो बिल्कुल सीधा सीधा कुछ नहीं है, यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी परेशान करेगी, इसीलिए इसका इंडेक्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा कि इसको हमें पढ़ना कैसे। सबसे पहले आप देखेंगे, तो देखिए अब इसका इंडेक्स बनाने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, मुगल समाप्त हो रहा है, तो मुगल के समाप्त होने के बाद जो मुगल के कमज़ोर कमज़ोर शासक हैं, उत्तर मुगलवर्ती शासक, मतलब मुगल जो खत्म हो रहा है ना, समाप्त हो रहा है, तो मुगलों के जो कमज़ोर उत्तराधिकारी होंगे वो हमारा पहला टॉपिक है। बिल्कुल खत्म होने वाले हैं मुगल, और मुगलों के खत्म होने के पहले जो कमज़ोर मुगलों के उत्तराधिकारी हैं वो हमारा पहला टॉपिक होता है, उत्तर मुगलवर्ती शासक। देखिए उत्तर शब्द जहाँ भी लग जाता है ना, उत्तर शब्द का मतलब ही होता है के बाद में, इसलिए प्रश्न के बाद में ही उत्तर आता है ना। उत्तर शब्द का जो पर्यायवाची है वो होता है के बाद में, इसीलिए प्रश्न के बाद ही उत्तर आता है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है उत्तर मुगलवर्ती शासक को। उत्तर मुगलवर्ती शासक का क्या मतलब है, अगर हम इसको देखें, एक एक टॉपिक को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल करें, तो उत्तर मुगलवर्ती शासक का मतलब है औरंगजेब के बाद वाले शासक,
औरंगजेब तब का इतिहास हमें कहाँ मिलता है? औरंगजेब तब का इतिहास हमें मध्यकालीन भारत में मिलता है। कहाँ मिलता है? मध्यकालीन भारत में। हमारी स्लाइड में बहुत सारे पेजेस हो गए हैं। ये जहाँ पे हम मध्यकालीन में मुगल पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पे हमको औरंगजेब तक का इतिहास मिलता है। औरंगजेब के बाद वाला जो इतिहास है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे उत्तरवर्ती शासक में औरंगजेब के बाद, अब औरंगजेब के बाद कौन आए थे? औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम आया था, ठीक है। फिर जहांदार शाह आया था, बहुत सारे राजा हैं, जहांदार शाह है, फिर फ़र्रुखशियार है ना। उसके बाद शाह आलम द्वितीय है ना, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला, उन सब के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो डिटेल करेंगे। और एक आपने सुना होगा बहादुर शाह ज़फ़र टू, ये अंतिम है। तो बहादुर शाह से ही हम शुरू कर रहे हैं और बहादुर शाह पे जाकर हम ख़त्म करेंगे, है ना। 1857 की क्रांति के समय कौन था भारत का राजा? 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह ज़फ़र टू था, और उसके बाद मुगल वंश समाप्त हो गया। तो इन राजाओं के बारे में हमें पढ़ना होता है ना। बहुत सारी बातें इन राजाओं के बारे में सबसे पहले पढ़ना होता है। ये हमारा है पहला टॉपिक, उत्तर मुगलवर्ती शासक आधुनिक भारत में। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक होता है वो क्या होता है? दूसरा टॉपिक होता है विदेशी कंपनियों का आगमन। विदेशी कंपनियों का आगमन। विदेशी कंपनियों का आगमन का क्या मतलब है? विदेशी कंपनियों के आगमन से मतलब है कि हमारे दुश्मन जो बाद में हमको गुलाम बना रहे हैं, जो बहुत रायता फैलाते हैं, विदेशी कंपनियों का आगमन। विदेशी कंपनियों के आगमन में कौन कौन आएगा? देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा ना कि भारत आने वाले समुद्री मार्ग की जो खोज है वो पुर्तगालियों ने की। तो पहले पुर्तगाली आएंगे, पुर्तगालियों के बाद डच आएंगे, डच के बाद डेनिस आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, और आखिरी में फ्रांसीसी लोग आएंगे। तो अलग अलग देश हैं यूरोप के जहाँ से ये लोग आए हैं, है ना। अगर हम थोड़ा सा इन चीज़ों को समझना चाहें, अगर आप यूरोप मैप को देखें, ये देखिए, इस नक्शे से हमको थोड़ा सा समझ में आएगा। सबसे पहले जो भारत पर आ रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो आ रहे हैं हमारे यूके से। ये जहाँ पर मैंने पॉइंटर रखा हुआ है, ये यूके से लोग आ रहे हैं, ठीक है। यूके से लोग आने के बाद मतलब ये वाला इलाका, ये यूनाइटेड किंगडम से लोग आ रहे हैं, है ना, ब्रिटिश। ये पूरा इलाका जो है, इसमें आयरलैंड को भी कई बार शामिल किया जाता है। ये पूरा इलाका जो है ये यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनाइटेड किंगडम, जिसे आप यूके कहते हैं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। तो पहले हम इन्हीं के गुलाम हैं, यूनाइटेड किंगडम के गुलाम हैं। पहले ये लोग आए, फिर इनके बाद कौन आ रहा है? देखिए, मैंने आपको बताया अंग्रेज़ों के बाद कौन आ रहे हैं। तो अंग्रेज़ों के बाद डच लोग आ रहे हैं ना। डच, डच मतलब कि नीदरलैंड। यहाँ कहीं पे अंग्रेज़ में आपको नीदरलैंड मिलेगा, ये मिला आपको नीदरलैंड, ये छोटा सा नीदरलैंड। यहाँ से लोग आ रहे हैं। तो पहले कौन आ रहे हैं? सबसे पहले आ रहे हैं अंग्रेज, यानी कि इंग्लिश, अंग्रेज लोग आ रहे हैं। अंग्रेज लोगों के बाद कौन आ रहे हैं? नीदरलैंड के लोग आ रहे हैं, है ना। नीदरलैंड, हॉलैंड, वहाँ के लोग थे डच, है ना। फिर डेनिस आ रहे हैं। डेनिस का क्या मतलब है? डेनिस का मतलब है डेनमार्क के लोग। देखिए आसपास कहीं डेनमार्क आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है डेनमार्क। ये सब पड़ोसी हैं जिन्होंने आक्रमण किया धीरे धीरे। पहले यूनाइटेड किंगडम से लोग आए, है ना, जिसे आप ब्रिटेन कह देते हैं, है ना, अंग्रेज, ब्रिटेन। तो ये लोग आए। इनके आने के बाद कौन आए? इनके आने के बाद नीदरलैंड से लोग आ रहे हैं। नीदरलैंड से आने के बाद डेनमार्क से लोग आ रहे हैं, डेनमार्क, है ना। फिर इंग्लिश लोग आ रहे हैं। पुर्तगीज़ सबसे पहले आए थे। देखिए हम इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए, है ना। सबसे पहले तो ये लोग आए हैं पुर्तगाल से, यहाँ से वास्को डे गामा आया था। वास्को डे गामा भैया आए थे, समुद्री रास्ते की खोज करते करते आए थे ना, कि आए थे 1498 में, ठीक है। ये हमें याद रखना है, 1498 ईस्वी में वास्को डे गामा आया था, ठीक है। तो पहले पुर्तगाली आए हैं, है ना, पुर्तगाली, ठीक है। फिर ये सीक्वेंस तो हम याद रख लेंगे। तो पहले पुर्तगाली भी आए हैं, है ना।
फिर नीदरलैंड, डेनिस, डेनमार्क, ये सब लोग आए, और आखिरी में फ्रांसीसी लोग आए। आखिरी में लोग कहाँ से आए हैं? फ्रांस से भी लोग आए हैं। देखिए फ्रांस ये है, बड़ा सा फ्रांस, ये सब पड़ोसी हैं। एक ऐसा समय भी आता है इतिहास में जहाँ स्पेन और पुर्तगाल जुड़ जाता है ना। एक ऐसा समय आएगा जब ये दोनों जुड़ जाता है, एक राजा जो था वो कब्जा कर लेगा। तो ये सब जुड़े हुए हैं, देखिए ये ये आपका ये यही लोग हैं जिन्होंने ये यहाँ वाले, ये लोग तो बढ़िया हैं, इनकी तो लड़ाई चलती है। जर्मनी तो अलग ही चलता था, जर्मनी, पोलैंड, ये थोड़े से क्या है, रूस तरफ के, रूस से प्रभावित हैं। और ये वाले ज़्यादातर लोग किस तरफ से प्रभावित हैं? अमेरिका से प्रभावित हैं। तो इस तरीके से भारत में एक जो क्रम है आने का वो शुरू हुआ है ना। इस तरीके से भारत में आना शुरू हुए, जो जो भी विदेशी कंपनियां हैं उन्होंने आना शुरू किया। सबसे पहले पुर्तगाल से आई, फिर अलग अलग देशों से आई, अलग अलग देशों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। चलिए, तो विदेशी कंपनियों का आगमन हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा क्या है? तीसरा टॉपिक है, जब विदेशी कंपनियां हो जाएंगी, आ जाएंगी, तो अब वो करेंगी क्या? अब वो कब्जा करेंगी, सीधी सी बात है। और कब्जा किस पर करेंगी? भारत पर कब्जा करेंगी। कब्जे की शुरुआत हो जाएगी। भारत पे जो कब्जे की शुरुआत होगी वो कहाँ होगी? अब यहाँ आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी है। आपको थोड़ा सा बंगाल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए, अब कब्जा भी ऐसे तुरंत नहीं हो जाता कि मैं गया और मैंने कब्जा कर लिया सीधा, ऐसा ऐसा कब्जा नहीं होता। कब्जे का मतलब है, जब भी जगह पर कब्जा करना है तो कब्जा तभी किया जा सकता है जब लड़ाई लड़ी जाएगी। क्या होगा? लड़ाई। यानी कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि आपका तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है युद्ध, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। अब युद्ध, लेकिन किससे? किससे लड़ाई लड़ना है अंग्रेज़ों को? अंग्रेज़ों को लड़ाई लड़ना है अपने अलावा सबसे। जैसे हम लड़ रहे हैं जीवन में लड़ाई, है ना, हम सब लड़ते हैं जीवन में लड़ाई, अपने हिसाब से सबसे लड़ रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही अब अंग्रेज़ों को भी लड़ाई लड़नी। चलिए, किस किस से लड़ेंगे अंग्रेज़ लड़ाई? अब आप देखिए, अंग्रेज़ लड़ाई लड़ेंगे सबसे पहले मुग़लों से। मुग़लों से लड़ा था हमने, बक्सर पढ़ा, पानीपत पढ़ा, है ना। बंगाल के लोगों से लड़ेंगे, बंगाल प्लस अवध में लड़ाई लड़ रहे हैं। मराठों से लड़ाई लड़ रहे हैं, सिखों से लड़ाई लड़ रहे हैं, मैसूर से लड़ाई लड़ रहे हैं, निजाम से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। अफ़गान लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अफ़गानिस्तान में रहने वाली जाति हैं, जो लोग अफ़गानिस्तान में रहते हैं, उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। नेपाल वालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, और भूटान ने भी एक बार इन पे आक्रमण कर दिया था। और म्यांमार से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका पुराना नाम बर्मा था। क्या नाम था? बर्मा, ठीक है। तो इन इन सब से लड़ाई लड़ रहे हैं अंग्रेज। इन सब युद्धों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें पढ़नी पड़ती है कि अंग्रेज मुग़लों से कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुग़लों से तो बहुत कम ही लड़ाई है अंग्रेज़ों की। एक बक्सर का युद्ध हमें मिलता है 1764 का। बंगाल और अवध में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, मराठों से आंग्ल मराठी युद्ध, सिखों से आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। निजाम से वैसे कोई बड़ा युद्ध नहीं है। विदेशी कंपनियों में लड़ाइयाँ होंगी, डच से लड़ेंगे, फ्रांसीसी से लड़ेंगे, है ना। आंग्ल अफ़गान युद्ध के बारे में पढ़ना होता है, आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में पढ़ना होता है, आंग्ल बर्मा या आंग्ल म्यांमार युद्ध के बारे में पढ़ना होता है। इतने सारे युद्धों के बारे में हमको पढ़ना है अंग्रेजों के। ये हमारा तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, कब्जा या लड़ाई या युद्ध। जो कौन लड़ रहा है? अंग्रेज लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? अब किससे का एक ही जवाब हो सकता है, सबसे लड़ रहे हैं। जो मिल जाए उससे लड़ रहे हैं, खुद को छोड़ के सबसे लड़ रहे हैं। ये हमारा तीसरा टॉपिक है। अब देखिए, जब लड़ेंगे तो जीतेंगे, जीतेंगे, और जब जीतेंगे
तो लड़ेंगे तो जीतेंगे, और जीतेंगे तो शासन करना पड़ेगा। और अगर शासन करना है तो हम कहीं भी अगर आप देखेंगे हमारे देश में भी अगर शासन चल रहा है तो शासन ऐसे बिल्कुल ऊपर हवा हवा में नहीं चल सकता ना। शासन करने के लिए फिर आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक ज़रूरत पड़ेगी कानून की या अधिनियम की, पड़ेगी ना। बिना अधिनियम के बिना कानून के तो आप शासन भी नहीं कर सकते। एक आपको ज़रूरत पड़ेगी शासन करने के लिए शासक की, जिसे आप गवर्नर कहते हैं। बाद में ये पद बन जाता है गवर्नर जनरल, और बाद में यही वाला पद बन जाता है वायसराय। क्या बन जाता है? वायसराय। यानी कि अगला जो आपका टॉपिक है चौथा, उसमें दो टॉपिक पढ़ने होते हैं आपको। ब्रिटिश संसद के द्वारा या जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो कानून लाए गए, जो अधिनियम लाए गए हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। ब्रिटिश कानून अधिनियम, और फिर आपको पढ़ना पड़ता है गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, इनके बारे में। ठीक है। जब हम अधिनियम या कानून की बात करते हैं तो अधिनियम या कानून में देखिए कौन कौन सी बातें आती हैं। अधिनियम या कानून में, यह आपने सुना होगा, इतिहास यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपने सुना होगा, और नहीं भी सुना है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1773 से लेकर के 1947 तक अलग अलग कानून अंग्रेज़ों ने अलग अलग समय पर लाए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, जिसे आप रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। फिर एक कानून जो महत्वपूर्ण था वो 1813 का कानून महत्वपूर्ण था। एक कानून जो महत्वपूर्ण था वो 1833 का महत्वपूर्ण था। एक जो महत्वपूर्ण है वो 1858 का महत्वपूर्ण है। फिर 1909 का थोड़ा सा महत्वपूर्ण था, 1919 का महत्वपूर्ण था, 1935 का महत्वपूर्ण था। ये कुछ कानून हैं जो अलग अलग समय पे अंग्रेज़ लेकर आए थे। 1773 में एक कानून से, और 1947 में तो फिर भारत को आज़ादी कर दिया था। भारत की आज़ादी का कानून बना था 1813, 1833, 1858, 1909, 1919, 1935। इन सब कानूनों से प्रश्न बनते हैं। तो इन कानूनों के बारे में पढ़ना हमारा चौथा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चौथे का पहला टॉपिक, ठीक है। और इसी में फिर चौथे का दूसरा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, फोर्थ बी जिसको हम कहेंगे। यहाँ हमको गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल के साथ जो अलग अलग पद हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग अधिकारी जो हुए हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना, हमने क्लाइव का नाम सुना होगा, रॉबर्ट क्लाइव, है ना। रॉबर्ट क्लाइव से शुरू होता है, फिर वॉरेन हेस्टिंग आता है, तो हमें वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ना है ना। फिर कैनिंग आता है ना। विलियम बेंटिक आता है इसके बाद, विलियम बेंटिक जिसने सती प्रथा का अंत किया था, है ना। फिर कैनिंग आता है, और कैनिंग के बाद जो अंतिम वायसराय है माउंटबेटन। ये पूरा पहले जो गवर्नर, पहले गवर्नर होता है, फिर वही पद गवर्नर जनरल बन जाता है, फिर इसी पद को वायसराय बना दिया जाता है। तो ये सारी बातें हमारे फोर्थ का बी पार्ट में है। फोर्थ ए में क्या है? फोर्थ ए में है अधिनियम या कानून, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। और इसके पहले क्या है? तो इसके पहले युद्ध है अंग्रेजों के बारे में। इसके पहले क्या है? इसके पहले विदेशी कंपनियों का आगमन और उत्तर मुगलवर्ती शासक, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको आधुनिक भारत के इंडेक्स में पढ़नी है। यहाँ तक जो चीज़ें हैं ना, यहाँ तक चीज़ें मैंने आपको बताया था, आधुनिक भारत बहुत परेशान करता है। अगर आप इसको सीक्वेंस से अच्छे से समझ के इंडेक्स के थ्रू पढ़ेंगे तो ये आपको थोड़ा सा आसान बन जाएगी चीज़ें, है ना, वरना ये कठिन तो है। फिर क्या होगा? अब जब ये लोग शासन करेंगे तो इनको तो अच्छे से शासन चलाना आता नहीं। अच्छे से शासन चलाना नहीं आता तो जनता को परेशान करेंगे, जनता का शोषण करेंगे। और जब जनता को परेशान करेंगे, जनता का शोषण करेंगे, तो जनता क्या करेगी? क्या करेगी बताइए? जनता को क्या करना चाहिए? जनता करेगी क्रांति। क्या करेगी जनता? जनता क्रांति करेगी। रुकिए, ये थोड़ा बाहर चला गया है, ये अब ठीक है। थोड़ा छोटा किया है मैंने, तो कुछ चीज़ें ऐड करनी है हमको। जब जनता का ये शोषण करेंगे तो जनता क्रांति करेगी, और इस क्रांति को ही आप कहते हैं 1857 की क्रांति। तो आपका पांचवा टॉपिक क्या हो जाता है जो आपको पढ़ना है? 1857 की क्रांति के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, इम्पॉर्टेंट है। किस क्रांति कब शुरू हुई? क्रांति कहाँ से शुरू हुई? क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा है? कौन सा नेता है जिसके समय में क्रांति शुरू हो रही है, ठीक है।
फिर इसी को और आगे हम जब लेकर जाते हैं तो किस 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 जगह की क्रांति को किसने दबाया था, फिर बहुत सारे कथन हैं, कोई इसको आंदोलन कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है, तो बहुत सारी बातें इसके बारे में पढ़नी पड़ती है। ठीक है, 1857 की क्रांति के बारे में ये हमारा अगला टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्रांति के बाद क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक स्टोरी बनती हुई आपको नज़र आएगी। जब क्रांति हो चुकी है तो क्रांति के बाद क्या होगा, क्रांति के बाद अंग्रेज, अब भारतीयों को समझ में आ जाएगा, अंग्रेज क्रांति में बहुत भारतीयों को मारेंगे, है ना, बहुत दमन होगा भारतीयों का, बहुत बलिदान देने पड़ेंगे भारतीयों को। तब भारतीयों को ये समझ में आ जाएगा कि अंग्रेजी शासन हमारे हित में नहीं है और भारतीय अब जागृत हो जाएंगे, है ना, जागरण, पुनर्जागरण हो जाएगा भारतीयों का, भारतीय जागरण या जागृत अवस्था में आ जाएंगे। भारतीयों को समझ में आ जाएगा कि भाई साहब अंग्रेजी शासन हमारे हित में नहीं है। तो भारतीय क्या करेंगे, भारतीय अब धीरे धीरे विद्रोह करेंगे, विरोध करना शुरू करेंगे और इसी विरोध की क्रम में एक संस्था की स्थापना होगी जिसे आप कहते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना। और कांग्रेस की स्थापना ही हमारा छठा टॉपिक है, जहां हमें सिर्फ कांग्रेस के बारे में पढ़ना है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, फिर कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है। हर साल ये लोग अधिवेशन करते थे, तो इनका अधिवेशन कहाँ पर हो रहा है, किस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है ना। कांग्रेस की स्थापना महत्वपूर्ण है, वैसे तो सब कुछ महत्वपूर्ण है पर ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी अच्छे प्रश्न बनते हैं, बड़े आसान आसान से प्रश्न बनते हैं। तो हमें कांग्रेस की स्थापना हमारा छठा टॉपिक हो जाता है जिसे हमें पढ़ना है। कांग्रेस की स्थापना के बाद हमारा टॉपिक कहाँ जाएगा, कांग्रेस की स्थापना के बाद अब क्या होगा, अब देखिए आप, जब जब हम देखते हैं, रुकिए, देखिए भारत का जो आज़ादी का क्रम है ना, वो कुछ इस तरीके से है, आज़ादी की जो लड़ाई है ना वो कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से का मतलब क्या है, पहले तो हमें पता ही नहीं था कि हम गुलाम हैं, यही नहीं पता है। जब पता चला तो हमने क्रांति की, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज जो हैं उन्होंने सुधार किए, अच्छे बन गए हमारी नज़रों के सामने। फिर 1867 से हमने पढ़ते हैं ना, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि दादा भाई नौरोजी थे, वो एक किताब लेकर आए थे, है ना, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, है ना, दादा भाई नौरोजी एक किताब लाए थे, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, 1867। और वो भारतीयों को ये समझाना चाह रहे हैं। अब देखिए, जब जब अंग्रेज़ों ने, पहले तो क्रांति हो चुकी है, हमें पता ही नहीं है कि हम गुलाम हैं, जब जनता को गुलामी पता चली, गुलाम के बारे में, तो क्रांति हुई। क्रांति हुई तो अंग्रेज़ों ने अपने आप में सुधार किया, है ना, हमें दिख रहा है कि अंग्रेज़ सुधर रहे हैं। लेकिन दादा भाई नौरोजी भारतीयों को समझा रहे हैं कि नहीं नहीं, अंग्रेज़ सुधर नहीं रहे हैं, आप जागो। और फिर कांग्रेस की स्थापना हो रही है। तो शुरू में जो कांग्रेस है ना, अब देखिए यहाँ पे ना, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 1905 यहाँ मैं लिखता हूँ और 1947 में यहाँ लिखता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आप समझिए, ये वो समय है जहाँ पे आंदोलन जो चल रहा है, आज़ादी की मांग जो चल रही है, ये उदारवादी है, उदार मांग है। उदार मांग है मतलब यहाँ लड़ाकू चीज़ें नहीं है, हिंसक तरीके से आज़ादी की मांग नहीं की जा रही है, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ आज़ादी की बात की जा रही है, हिंसक चीज़ें नहीं हैं यहाँ पे। लेकिन 1905 में जब बंगाल को तोड़ा जाता है, आप पढ़ेंगे कि बंगाल विभाजन होता है, वहाँ जाके ये पूरा आंदोलन कैसा हो जाता है, उग्रवादी। तो यहाँ तक ये वाला जो है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ, ये यहाँ पे, ये देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष है, भारत की जो आज़ादी का पूरा एक क्रम है ना, आज़ादी की जो घटनाओं का क्रम है,
अगर हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रखना चाहते हैं तो ये भारत के गुलाम बनने से लेकर के, कब गुलाम बने हम गुलाम बने जब हमारा 1765 की लड़ाई होगी, 1765 इलाहाबाद की संधि, वहाँ से हम गुलाम बने। वहाँ से लेके 1905 तक की जो चीज़ें हैं ये हमें टॉपिक वाइज पढ़नी होती है। कैसे पढ़नी होती है? टॉपिक वाइज। थोड़ा और छोटा करता हूँ, ये जो चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं ये टॉपिक वाइज पढ़नी होती है, ठीक है। मतलब हमने एक टॉपिक लिया और उसको पढ़ा, ठीक है। जैसे हम पढ़ रहे थे ना अभी, आप ये वाली स्लाइड देखिए, ये वाली स्लाइड हमने हर टॉपिक के टुकड़े किए हैं, कब से कब तक के लिए, लगभग मुगलवर्ती शासक वहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सारी चीज़ें टॉपिक वाइज। लेकिन इसके आगे की ये जो चीज़ें हैं 1905 के आगे का जो घटनाक्रम है ये पूरा हमें आसान पड़ता है जब हम इसको डेट वाइज पढ़ते हैं, तारीख के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ शायद आप समझ गए होंगे। 1765 से लेकर के जब भी हम गुलाम बने और हमें पता ही नहीं है कि हम गुलाम हैं, वहाँ से लेकर के ये जब तक ये 1905 तक की चीज़ें चल रही हैं, है ना, ये पूरा जो इतिहास हमें पढ़ना चाहिए ये हमें टॉपिक के हिसाब से पढ़ना चाहिए। एक एक टॉपिक को चयन करना चाहिए और उस टॉपिक के हिसाब से हमें चीज़ें पढ़नी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो है 1905 से लेकर के 1947 तक का जो इतिहास है वो हमें डेट वाइज पढ़ना चाहिए, एक एक डेट को पढ़ना चाहिए। मतलब इसके बाद कांग्रेस की स्थापना के बाद जो हमारा 7वां इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा 1905 से लेकर के 1947 तक का जो इतिहास है, तक का इतिहास, यहाँ शायद मैं दिख रहा हूँगा, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, इसको और आगे बढ़ा देते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं 7वां पॉइंट 1905 से लेकर 1947 तक का जो इतिहास है ये तारीख के हिसाब से पढ़ा जाएगा। जब तारीख याद होगी तो उस तारीख पर जो घटनाएं हुई उन घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे और फिर वो इतिहास पढ़ना हमको आसान हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो देखिए 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 में क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन हुआ। ठीक है। 1916 महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहा हूँ मैं। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चला, होम रूल लीग आंदोलन। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट। 1920 असहयोग आंदोलन, है ना। 1930 दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 क्रिप्स मिशन, 1945 कैबिनेट मिशन, 1947 में माउंटबेटन योजना जिसके तहत भारत आज़ाद हो गया। मतलब यहाँ की सारी घटनाएं जो हैं वो किसके हिसाब से होती हैं? वो तारीख के हिसाब से होती है, वो सन के हिसाब से होती है। इस तरीके से इतिहास पढ़ना हमको ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो ये हमारा आधुनिक भारत का एक इंडेक्स है। आधुनिक भारत को इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो आधुनिक भारत हमारे लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से हम पढ़ पाएंगे। एक वक्त में एक टॉपिक को आप ले सकते हैं, उस टॉपिक को फिनिश कीजिए, फिर दूसरे टॉपिक की तरफ चलिए। ठीक है, इस स्लाइड में देखिए हमने तीनों को कवर किया हुआ है। हमने पहले ये देखा है कि प्राचीन भारत इतिहास को 3 भागों में हमें तोड़ना है। प्राचीन भारत के लिए हमें इस तरीके से पूरे प्राचीन भारत को कवर करना है। मध्यकालीन भारत के लिए हमें इस तरीके को फॉलो करना है और आधुनिक भारत के लिए हमें इस तरीके को फॉलो करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।